हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज हम संविधान के महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जो कि संसद में बजट संबंधी प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, समय व्यर्थ न करते हुए हम सीधे पॉइंट में आते हैं। ठीक दोस्तों, तो आप लोग अच्छे से समझिए। संसद का एक प्रमुख कार्य बजट पारित करना है। संसद का प्रमुख कार्य बजट पारित करना है। इसके माध्यम से वह सरकार के वित्तीय कामकाज पर नियंत्रण रखता है तथा उसके कार्य के लिए आवश्यक धन मुहैया कराती है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं बजट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। बजट, ठीक दोस्तों, अनुच्छेद 112 के अनुसार प्रत्येक आगामी वित्तीय वर्ष में राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री अथवा उसकी अनुपस्थिति में कोई और अन्य मंत्री देश के आय व्यय का वार्षिक वितरण बजट के रूप में प्रस्तुत करता है। बजट केवल लोकसभा में प्रस्तावित की जा सकती है, राज्यसभा में नहीं दोस्तों। बजट केवल लोकसभा में ही पारित होता है, राज्यसभा में नहीं। ठीक, बजट फ्रेंच शब्द बगेट से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक दोस्तों, एक कॉन्फ्रेंस हॉल में फ्रेंच के जो पीएम थे, वो वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल में उस चमड़े के थैले को वहीं पे दिखाया गया था। उस समय से बजट नाम रखा गया। ठीक, अब बजट तो हो गया। अब इसकी हम परंपराएं कुछ देख लेते हैं। इसकी क्या क्या परंपराएं हैं बजट की। थोड़ा सा इसे समझ लीजिए दोस्तों। परंपरा यह रही है कि संसद में बजट फरवरी के अंतिम दिन में पेश किया जाता था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में इस परंपरा का निर्वाह हमेशा नहीं हो रहा है। इंग्लैंड के जो शासक थे, उसके दौरान बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था। इसलिए शाम को 5 बजे पेश किया जाता था क्योंकि लंदन में उस समय 11:30 बजते थे। उसी समय पेश किया जाता था। हमारे देश भी आजादी के बाद भी बजट उसी समय पेश करते थे। लेकिन सन 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठन जो कि जिसे एनडीए बोलते हैं। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा सन 1999 में
इस परंपरा को अनावश्यक मानकर इसे बदल दिया गया। तब से बजट देश में 11 बजे पेश की जाती है। तब से 1999 के बाद से देश में 11 बजे बजट पेश की जाती है दोस्तों। ठीक है, ये हो गई उनकी कुछ परंपराएं। अब देखते हैं भारित व्यय पर, जो संचित निधि की भारित व्यय पर उसका क्या अर्थ है और किसे किसे भारित व्यय पर संचित निधि के रखा गया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं दोस्तों। भारित व्यय पर भारित व्यय का अर्थ या तो भारित व्यय का अर्थ या तो उसकी परिभाषा है। ये देखिए दोस्तों, अब देखिए भारित व्यय। भारित व्यय ऐसा व्यय है, भारित व्यय ऐसा व्यय जिसमें शामिल किए जाने वाले संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों, संवैधानिक पदों पर जो आसीन हैं उन व्यक्तियों की वेतन आदि की सुरक्षा, उन व्यक्तियों की वेतन आदि की सुरक्षा से जुड़े या फिर भारत सरकार की साख को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, इन व्ययों को राजनीतिक दबाव से दूर रखने के लिए व्यवस्था की गई है। इन व्ययों को राजनीतिक दबाव से दूर रखने के लिए व्यवस्था की गई है। तो इन पर मतदान नहीं होता दोस्तों। ठीक, इन पर मतदान नहीं किया जा सकता। इसे हम निम्नलिखित प्रकार से देख सकते हैं। पहला, नोट करिएगा, पहला राष्ट्रपति की वेतन एवं भत्ते और उसके पद से संबंधित अन्य व्यय। ठीक दोस्तों, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते और उसके पद से संबंधित अन्य व्यय। अन्य व्यय मतलब विदेश यात्रा या कोई भी यात्रा, उसके घर में जो सरकारी आवास, ये सब है दोस्तों। दूसरा, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा की उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते हो गया। तीसरा हम देख सकते हैं उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते और अन्य और उसके पेंशन दोस्तों। और ये देख सकते हैं भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण का वेतन एवं पेंशन एवं भत्ता, संघ लोक सेवा आयोग की वेतन भत्ते एवं पेंशन। ऐसा ऋण भार जो दायित्व भारत सरकार पर है। कोई अन्य व्यय संविधान या संसद के किसी अधिनियम द्वारा भारित व्यय घोषित किया गया हो, ये भी हो सकता है दोस्तों। तो ये हो गए उनके भारित व्यय का अर्थ। राष्ट्रपति, फिर उसके बाद में आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर राज्यसभा के उपसभापति, फिर उसके बाद में लोकसभा के अध्यक्ष, फिर उपाध्यक्ष, उसके बाद में आप देख सकते हैं पेज, फिर यूपीएससी का जो यूपीएससी का संघ लोक सेवा आयोग के जो है वो, फिर उसके बाद में अन्य जो संविधान के अधिनियम पर भारित व्यय घोषित किया गया हो। ये हो गया आपकी भारित व्यय का अर्थ। और किसे किसे संचित निधि के द्वारा भारित व्यय से व्यय किया जाता है। अब आगे हम देखते हैं बजट पारित करने की प्रक्रिया। इससे आप एकदम ध्यान से सुनिएगा मेरे वीडियो को और ध्यान से समझिएगा। बहुत मज़ेदार भी है और बहुत अच्छा टॉपिक भी है और क्वेश्चन इसी में से अधिकांश बनते भी हैं। तो इसे आप लोग अच्छे से और ध्यान से सुनिए और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिए अगर अच्छा लगे तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं बचत
पारित करने की प्रक्रिया, बजट पारित करने की प्रक्रिया। ठीक है दोस्तों, बजट पारित करने की प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। इसकी प्रक्रिया अत्यंत लंबा है, या तो हम ये बोल सकते हैं बजट पारित करने की प्रक्रिया अत्यंत लंबी प्रोसेस है, या तो अत्यंत लंबा है। इसे हम सामान्यतः 7 प्रकार से ये 7 चरणों से गुजरती है। बजट पारित करने की प्रक्रिया अत्यंत लंबी है और ये 7 चरणों से होकर गुजरती है। ठीक है दोस्तों, अब इसकी हम 7 चरणों के बारे में देखते हैं। अच्छे से समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार है। प्रक्रिया, पहला आप लोग हेडिंग डालिए, बजट की प्रस्तुति। बजट की प्रस्तुति, बजट को कैसे प्रस्तुत किया जाता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो आइए हेडिंग डालिए। तो देखिए, इसका अर्थ यह है कि लोकसभा में मंत्री द्वारा भाषण देना तथा बजट प्रस्तुत करना। लोकसभा में किसी मंत्री द्वारा भाषण अथवा बजट प्रस्तुत करना। रेल बजट और आम बजट को विलय करके 1 फरवरी को लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। आपका बजट पर आम बहस कैसे होता है। तो दूसरा हेडिंग डालिए, हमें 7 चरणों से गुजरना है दोस्तों। पहला चरण बजट की प्रस्तुति, अब बजट पर आम बहस। बजट पर आम बहस, इसके अंतर्गत बजट पेश होने के बाद 3-4 दिन तक लोकसभा समग्र रूप से विचार करते हैं और लोकसभा सदस्य चाहे तो बजट के संबंध में प्रश्न कर सकते हैं। अगर लोकसभा के सदस्य चाहे तो बजट के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं दोस्तों। प्रश्न किससे पूछेंगे? वित्त मंत्री से। और जो वित्त मंत्री होते हैं वो उस बजट को पूछे गए प्रश्नों को अंत में उसे जवाब देना आवश्यक समझते हैं। ठीक है दोस्तों, उसे जवाब देना ही पड़ता है, मतलब ये हो गया। अब ये बजट पर आम बहस हो गई। अब देखते हैं हम तीसरा अपना, लेखानुदान पारित किया जाना। ठीक दोस्तों, तीसरा हम देखेंगे लेखानुदान पारित किया जाना। हेडिंग डाल लीजिए। अब सुनिए, हालांकि बजट पर आम बहस के बाद सदन में लगभग 1 महीना तक सदन में लगभग 1 महीना के लिए सदन स्थगित हो जाता है। जब बजट पर आम बहस होता है दोस्तों, उसके बाद सदन जो होती है वो 1 महीना के लिए, 1 मंथ के लिए स्थगित हो जाता है दोस्तों। ठीक ना, 1 महीना के बाद स्थगित हो जाता है। इसलिए आने वाले जो आप अच्छे समझिए दोस्तों, बजट पर आम बहस
करने के बाद सदन 1 महीना के लिए स्थगित हो जाता है। इसलिए आने वाले जो वित्तीय वर्ष मतलब बजट कब पेश करते हैं? 1 फरवरी को। 1 फरवरी को बजट पेश करते हैं, तो 1 फरवरी को मतलब 31 जनवरी तक वित्तीय वर्ष हो गया, ठीक ना। ये हो गया आपका वित्तीय वर्ष अभी के टाइम पे। इसलिए आने वाले 31 जनवरी, ठीक है दोस्तों, एक बार और देखिए, इसलिए आने वाले 31 जनवरी को 31 जनवरी के बाद सरकार के खर्चे के लिए 31 जनवरी के बाद सरकार के खर्चे के लिए धन व्यवस्था करना जरूरी होता है। लोकसभा अपने स्थगन से पहले आगामी विधेयक पारित करती है। स्थगन से पहले आम बहस के बाद सदन स्थगित हो जाता है, उसी स्थगन से पहले लोकसभा आगामी विधेयक पारित करता है। ठीक है दोस्तों, आगामी विधेयक पारित करता है ताकि सरकार को जरूरी खर्चों के लिए समस्या न आनी पड़े। इसमें साल भर की कुल खर्चों की 1/6 साल भर के कुल खर्चों की 1/6 1/6 राशि 2 महीने के व्यय के लिए सरकार को दी जाती है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से समझे ना। इसको 1/6 राशि को सरकार की 6 राशि को 2 महीने के लिए सरकार को व्यय करने के लिए राशि दी जाती है। ठीक दोस्तों, ये हो गया आपका। इसे अच्छे समझिएगा वीडियो को। लेखन अनुदान पारित कैसे किया जाता है। ठीक, अब लेखानुदान पारित होने के बाद हम अगला देखेंगे। लेखानुदान पारित करने के बाद हम जो समिति विभागीय समिति होती है उसके द्वारा जांच की जाती है दोस्तों। जो विभागीय समिति होती है उसके द्वारा लेखानुदान पारित किया जाने के बाद विभागीय समिति जांच करते हैं। विभागीय समितियों द्वारा जांच ठीक है दोस्तों, विभागीय समितियों द्वारा मांगी गई मांगों की जांच। विभागीय समितियों द्वारा मांगों की जांच। तो हम ये देख सकते हैं कि देखिए, सुनिए, नोट करिए। संसद की जो विभागीय समितियां होती है वो विभिन्न मंत्रालय द्वारा देखिए, संसद की जो विभागीय समिति होती है वो विभिन्न मंत्रालय द्वारा पेश की गई अनुदान संबंधी मांगों का विस्तार से जांच करती है। संसद की जो विभागीय समिति होती है वो विभिन्न मंत्रालय द्वारा पेश की गई अनुदान संबंधी मांगों का विस्तार से जांच करती है तथा रिपोर्ट तैयार करती है। तथा इन जो समितियां होती है वो अपना एक रिपोर्ट तैयार करती है और निर्मित रिपोर्टों को दोनों सदनों के समक्ष विचार के लिए पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, दोनों सदनों में समक्ष विचारों के लिए पेश किया जाता है। अब तो समिति जांच कर ली। अब जांच करने के बाद अनुदान संबंधी जो मांग होती है उस पर मतदान होता है। अनुदान संबंधी मांगों पर मतदान। अनुदान संबंधी मतदानों अनुदान संबंधी मांगों पर मतदान।
मांगों पर मतदान। इसे अच्छे से समझिए दोस्तों, ठीक ना। क्योंकि इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको प्री के भी बनेंगे, ठीक, कम से कम। हाँ, तो 1-2 क्वेश्चन प्री के भी इससे पूछे जाते हैं, तो अच्छे से समझिएगा। देखिए, विभागीय समिति जो निर्मित जांच किए रहते हैं, जो ये विभागीय समिति द्वारा जो जांच की गई रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसके आधार पर लोकसभा के प्रत्येक मंत्रालय की मांगों पर मतदान करता है, ठीक है दोस्तों। लोकसभा के, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको अच्छे से समझिएगा। लोकसभा के प्रत्येक मंत्रालय की मांगों पर मतदान करता है। मतदान करने की शक्ति लोकसभा के पास होती है, राज्यसभा के पास नहीं होती दोस्तों इसमें, ठीक ना। मतदान सिर्फ उस मांगों पर होता है, मतदान सिर्फ उस मांगों पर होता है जो भारित व्यय से अलग होते हैं, ठीक। मतदान सिर्फ उस मांगों पर होता है जो भारित व्यय से अलग होते हैं। अनुदान संबंधी मांगों पर मतदान करने के लिए सिर्फ 26 दिन दिए जाते हैं। जो अनुदान संबंधी मांग होती है उसमें मतदान करने के लिए सिर्फ 26 दिन दी जाती है दोस्तों। लेकिन 26 दिनों में प्रत्येक जो मंत्रालय है, एक मंत्रालय में आप मतदान लेने के लिए जाएंगे तो मुश्किल से मुश्किल आप 2 से 3 मंत्रालय में ही आप मतदान करवा पाएंगे 26 दिनों में। लेकिन बचा हुआ जो मतदान होता है दोस्तों, वो लोकसभा अध्यक्ष, ये याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष से सभी मतदान को एक साथ प्रस्तुत करती है। ठीक दोस्तों, तथा मतदान कराता है। एक साथ प्रस्तुत करके जितने भी सदन के सदस्य हैं, उन सब, जितने भी मंत्रालय हैं, उन सभी से एक साथ मतदान कराती है, चाहे उस विषय पर चर्चा हो या न हो, चर्चा हुई हो या न हुई हो, मतदान कराता है। देखिए एक बार और अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। विभागीय समिति द्वारा जांच करने के बाद में ये विभागीय समिति अपनी रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक मंत्रालय के मांगों पर मतदान करती है, ठीक दोस्तों। मतदान करने के लिए मतदान केवल लोकसभा में होता है, राज्यसभा में नहीं। ये हो गया दोस्तों, मतदान केवल उस मांगों पर होता है जो भारित व्यय से अलग होती है। अनुदान संबंधी मांग केवल 26 दिन के लिए ही दिए जाते हैं, जिसमें केवल 2 से 4 मंत्रालयों में ही खाली मतदान हो पाता है, और शेष जो मतदान है वो लोकसभा अध्यक्ष, शेष मतदान को लोकसभा अध्यक्ष एक साथ प्रस्तुत करते हैं और सभी से मतदान करवाते हैं, चाहे उन पर चर्चा हुई हो या ना हुई हो। इस प्रक्रिया को गिलोटिन कहते हैं दोस्तों। जिन मतदान हो या ना हो एक साथ पारित करते हैं और सभी से मतदान करवाते हैं लोकसभा अध्यक्ष, उसे हम गिलोटिन कहते हैं। गिलोटिन दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है, उसे हम गिलोटिन कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है सिर कटा हुआ। इसे सिर कटा हुआ या सिर काट देना कह सकते हैं दोस्तों। सिर काट देना मतलब ये कि
कोई भी अनुदान हो उसमें मतदान बिना जांच के मतदान होना मतलब सिर काट देना, इसलिए गिलोटिन कहते हैं। यह हो गया दोस्तों, इतना समझ लिए। अब इसमें छोटी छोटी और प्रक्रिया हैं, जैसे कि इसमें यह हो गया अनुदान संबंधी मांगों पर मतदान संबंधी मांग। अब देखते हैं विनियोग विधेयक कैसे पारित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, विनियोग विधेयक विनियोग विधेयक हमारा अगला है। अब देखते हैं दोस्तों, देखिए संविधान के अनुच्छेद 114 के अनुसार यह कहा गया है संचित निधि से राशि सिर्फ विनियोग विधेयक द्वारा ही निकाली जा सकती है। इसलिए जैसे ही अनुदान की मांग को पारित करते हैं, इसलिए जैसे ही अनुदान की इसलिए जैसे ही अनुदान की मांग पारित करते हैं, उसे तुरंत लोकसभा में विनियोग विधेयक भी साथ साथ प्रस्तुत कर दी जाती है, जिसमें संचित निधि से निकाले जाने वाली रकम का प्रत्येक मद और प्रयोजन के अनुसार उल्लेख होता है दोस्तों। ठीक, इसमें दोनों प्रकार के व्ययों का उल्लेख है। इसमें दोनों प्रकार के व्ययों का उल्लेख है, जो संचित निधि पर भारित है तथा भारित नहीं है। इसमें विनियोग विधेयक में दोनों प्रकार का विधेयक उल्लेख, जो संचित निधि पे भारित है और जो संचित निधि पे भारित नहीं है। यह हो गया दोस्तों, विनियोग विधेयक धन विधेयक होता है, इसलिए इस पर धन विधेयक का सभी नियम लागू होते हैं। विनियोग विधेयक धन विधेयक है, इसमें धन विधेयक के सभी नियम लागू होते हैं। अब अगला देखते हैं दोस्तों, हमारा लास्ट वार्षिक वित्त विधेयक। ठीक, ये हमारा है लास्ट। इन सभी प्रक्रिया से गुजरने के बाद में वार्षिक वित्त विधेयक आता है, जिसमें आगामी वित्त वर्ष के संबंध में सरकार के बजट संबंधी प्रस्ताव लागू करने के लिए एक धन विधेयक वित्त मंत्री के बजट अथवा बजट भाषण के बाद, ठीक है दोस्तों, बजट भाषण के बाद लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसे वार्षिक वित्त विधेयक कहते हैं। इसमें कर बढ़ाने या घटाने के संबंधित संशोधित भी किए गए हैं या संशोधित भी किए जा सकते हैं, जो कि विनियोग विधेयक में नहीं किए जा सकते। इसमें विनियोग विधेयक में नहीं किए जा सकते। यह विधेयक विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित होता है। ठीक दोस्तों, जब विनियोग विधेयक पारित होगा, उसी के साथ साथ में वार्षिक वित्त विधेयक भी पारित किया जाता है। यह विधेयक से बजट के आय संबंधी पक्ष को संसद की मान्यता प्राप्त होते हैं तथा सरकारी नीतियां लागू हो जाती है दोस्तों। ठीक, ये हो गया आपका वार्षिक वित्त विधेयक। तो आज हमने इसकी प्रक्रिया में देखी बजट कैसे प्रस्तुत करते हैं। बजट पर आम बहस फिर होने लगता है। उसके बाद आम बहस के बाद में
लेखानुदान पारित किया जाता है दोस्तों। लेखानुदान पारित करने के बाद में उस अनुदान को विभागीय समिति द्वारा जांच की जाती है। इसी जांच के द्वारा अनुदान संबंधी मांग पर मतदान होता है दोस्तों। उस मतदान के बाद चाहे तो कटौती प्रस्ताव हो या न हो, इसे विनियोग विधेयक इसके साथ साथ पारित किए जाते हैं दोस्तों। और जैसे विनियोग विधेयक पारित होता है तो उसके साथ साथ में वार्षिक वित्त विधेयक भी पारित हो जाता है। तो आज का क्लास यहीं पे दोस्तों। आप लोगों का अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों।